Welcome back to the channel and today in this video we are going to talk about a very important topic जिससे हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन आता है and that is directive principle of state policy also known as DPSP in our short language or in short form, right? तो देखो यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डीपीएसपी जो है इट स्टार्ट्स विद आर्टिकल 35 इन जनरल, बट हम आर्टिकल 35 से स्टार्ट करेंगे एंड आई विल जस्ट टेल यू सम बेसिक थिंग्स अबाउट इट। देखो यार, किसी भी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट, क्या करने के लिए, टू इम्प्लीट अ प्रोविज़न, किसी भी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए होता है लॉ, राइट। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आर्टिकल 21A आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, राइट। बट ये 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉ आया, RTE एक्ट ऑल्सो नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट। यानी कि आपको एक लॉ चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बॉन्डेड लेबर हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, दे आर मेनी, ठीक है। फंडामेंटल राइट, ऑलवेज रिमेंबर, फंडामेंटल राइट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर ने। सो देयर कैन बी अ कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ चाहिए होता है, राइट। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा किसी भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक लॉ चाहिए होता है। फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ चाहिए भी होगा तो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। असल मीन स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के पास पावर है कि नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस चीज़ का पावर नहीं है, ठीक है। अगर मैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात करूँ, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 की बात करूँ, विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू गिव ग्रेटर जरिस्डिक्शन, ठीक है, टू अदर कोर्ट। आपने ही सुना होगा आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 के अंदर एक बात कही गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि वो जो है रिट जरिस्डिक्शन आपने सुना होगा, मैंडमस, प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। इसके लिए जो है पार्लियामेंट को रिट जरिस्डिक्शन वो चाहे तो इट कैन हैंड ओवर टू अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट, या अदर कोर्ट यू कैन से। यू नो ऑलरेडी कि हाई कोर्ट के पास पावर है टू फॉर रिट जरिस्डिक्शन अंडर 226 आर्टिकल एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32, राइट। सो पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 3 किसी को भी रिट जरिस्डिक्शन दे सकता है। ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है, ओके। नाउ डीपीएसपी है क्या? चलो आप बिल्कुल बेसिक्स पे जाते हैं हम लोग। डीपीएसपी की मैं बात कर रही थी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी थी। तो देखो, डीपीएसपी का मतलब होता है आदर्श, ऐसे आदर्श जो कि स्टेट फॉलो करेगा, ठीक है। क्यों करेगा और इतना ही नहीं, क्यों करेगा इसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपको जानना है कि डीपीएसपी एक ऐसा आदर्श है, ठीक है। यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जो भी सरकार सत्ता में रहेगी, विच एवर गवर्नमेंट इज़ इन द पावर, वो डीपीएसपी का ख्याल रखेगी हमेशा, राइट। ये प्रिंसिपल फंडामेंटल होते हैं, यानी डीपीएसपी एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फंडामेंटल है फॉर गवर्नेंस, राइट, फॉर गवर्नेंस। फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्स करता है, होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, डीपीएसपी लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इन्फोर्स नहीं हो सकता। इट इज़ नॉन जस्टिसाइबल एज रिटन ओवर हेयर, दिस इज़ नॉन जस्टिसाइबल, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसाइबल, ये तो नहीं कहा मैंने, कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स में डालती रहती हूँ। DPSP is non-justiciable. It means you cannot move to the court for that. The concept of DPSP कहाँ से आया है? आयरिश कॉन्सेप्ट, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आयरलैंड से आया है अपना, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है जब भी कोई पॉलिसी वो बनाएगी, ठीक है, कि आप DPSP का ख्याल रखेंगे। इट इज़ नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर, ठीक है। अब जैसे कि मैं कुछ क्लासिफिकेशन बता देती हूँ, जैसे कि मतलब यार देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, देन आर्टिकल 20 हो गया, देन प्रोटेक्टिंग रिलीजन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इधर ये क्या था? FR था। इधर अगर मैं बात करूँ DPSP की, तो DPSP की कुछ चीज़ें होती है जैसे विलेज पंचायत,
ठीक है। उसके बाद आपको मैटरनिटी बिलीफ हो गया, ठीक है, मैटरनिटी बिलीफ हो गया। देन आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर, EEC, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECC, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट अगर आपको करना है तो आपको पैसा चाहिए नहीं, नो नीड ऑफ मनी। लेकिन वहीं अगर आपको DPSP को इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास आपके पास नहीं, गवर्नमेंट के पास मनी होना मैंडेटरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो DPSP इन्फोर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हर कोई कह रहा था कि ये भी डाल दो फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट, ठीक है, एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट, मैटरनिटी बिलीफ भी डाल दो फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि भावना में मत बहिए ठीक है। ये हम अपनी फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे कि आपको किस तरीके से DPSP को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। यानी कि आने वाली फ्यूचर में जैसे जैसे पैसा आएगा DPSP वैसे वैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी रिसेंटली आपने बहुत से एक्ट सुने होंगे, मैटरनिटी बिलीव भी अभी रिसेंटली 12 हफ्ते से मैटरनिटी बिलीव पहले 12 वीक्स था, अब ये शिफ्ट होकर 26 वीक्स का हॉलीडे देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, DPSP इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू नीड मनी, फॉर दैट गवर्नमेंट शुड हैव प्रॉपर अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मासेस, राइट। तो राइट्स जो क्लास है वो देखो, अब बेसिक अगर मैं बताऊँ, राइट को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। किस किस पार्ट में राइट्स को क्लासीफाई किया गया है? सबसे पहले राइट्स को क्लासीफाई किया गया है जस्टिसाइबल, नॉन जस्टिसाइबल। मैं जल्दी ख़त्म नहीं करवाऊँगी, आई ट्राई कि आपको इतना समझ में आ जाए कि आप बिना इस वीडियो के बाद बिना कॉपी खोले भी बता पाओ कि जस्टिसाइबल क्या है और नॉन जस्टिसाइबल क्या है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट जस्टिसाइबल और जस्टिसेबल यू कैन से, सो जस्टिसेबल्स क्या होता है? फॉर विच यू कैन मूव टू कोर्ट। अगर मान लो फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, आप कोर्ट में मूव करते हो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 यू कैन गो टू हाई कोर्ट, ठीक है। और नॉन जस्टिसाइबल में क्या होता है? यू कांट गो टू कोर्ट। अगर अब ये बताओ यार, मैटरनिटी बिलीफ का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको चाहिए 3 महीने की छुट्टी, ठीक है, नहीं 3 महीने नहीं, चलो मान लेते हैं 7 महीने, आप 9 महीने बोल रहे हो कि मुझे 9 मंथ्स का हॉलीडे चाहिए, ठीक है। तो यार ये थोड़ा इम्पॉसिबल चीज़ हो जाता है। अब इसके लिए तुम चले जाओगे कोर्ट की, यार 9 महीने की छुट्टी नहीं दे रहे, तो दीज थिंग्स आर नॉट जस्टिसाइबल टेक्निकली, यू कांट गो टू कोर्ट फॉर दैट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसा आया, अब कुछ एग्जांपल्स और बताती हूँ। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 डेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। अब इसमें तुम बोलोगे मुझे नासा चाहिए, इन्होंने कहा आपको 100 डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड करेगा। तो 100 डेज ऑफ वर्क में कौन सा वर्क, ठीक है, ऐसे वर्क्स जो टेक्निकली नीडेड होते हैं, ठीक है, ओके, अनस्किल्ड वर्क्स होते हैं बेसिकली। लेकिन इसमें आप ये बोलोगे कि नहीं भाई हम तो नासा जाएंगे, तो यार नासा तुम्हें नहीं भेजा गया, इसके लिए तुम कोर्ट चले जाओ, ये कोई लॉजिक नहीं होता, राइट। बट बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा है, इफ़ गवर्नमेंट हैज़ मनी, ठीक है, इट विल इम्प्लीमेंट। और ऐसे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, मनरेगा बताया। देन उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए मिशन इंद्रधनुष करके आया था एक, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष करके आया था एक। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब क्या है, स्टेट का है बेसिकली। जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, DPSP वैसे वैसे आगे इंक्रीज़ होती रहती है, इम्प्लीमेंट होती रहती है, ठीक है। नाउ टॉपिक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP बाय गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट हैड मनी। आई टोल्ड यू, स्वच्छ भारत पॉलिसी हो गया, इंद्रधनुष मिशन स्कीम हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट लॉ हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इक्विप्ड है विद टूल्स ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है, या विच मीन्स बेसिकली इट रिफर्स टू DPSP। सामाजिक क्रांति DPSP से लाया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट विल बी एप्लीकेबल टू DPSP। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि जो भी डेफिनेशन है स्टेट का, फंडामेंटल राइट में बोला ना कि स्टेट शैल नॉट, स्टेट विल, स्टेट शाल, तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट। अब स्टेट में यहाँ पे क्या क्या आता है? स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में आपको मिलेगा, विच टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट, which talks about state legislative assemblies or state legislature in general you can say, which talks about other authority, which talks about aided or unaided, ठीक है। तो anything can be a
स्टेट, इसको और डिटेल में हम आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे, फिलहाल हम डीपीएसपी पे फोकस करते हैं। तो टेक्निकली ये कहा गया है कि डेफिनेशन, फंडामेंटल राइट के डेफिनेशन में जो भी स्टेट है डीपीएसपी में भी वही स्टेट माना जाएगा, ठीक है, राइट। सो ये एक बेसिक चीज़ हो गया। देन उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 36 जो है, ठीक है, अब हम आर्टिकल 36 पे थोड़ा सा मैं बताती हूँ। पार्ट 4 स्टेट के का मतलब सेम है इन पार्ट 3। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बोला कि फंडामेंटल राइट में जो भी स्टेट है वही डीपीएसपी में स्टेट कहलाएगा, ठीक है। और ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात भी लिखी गई है, और कहाँ लिखी गई है, इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट पार्ट 4, ठीक है, में जो भी स्टेट है, ठीक है, सेम मीनिंग है स्टेट का इन डीपीएसपी, ठीक है। पार्ट 4 में जो भी स्टेट है, ठीक है, सेम मीनिंग है उस स्टेट का डीपीएसपी में जो मेंशन्ड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये हम आएंगे, अब मैं थोड़ा सा इसका ये बता देती हूँ यहाँ से। तो देखो यार, डीपीएसपी बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस और डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ऑस्टिन के शब्दों में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्विप्ड है विद टूल्स ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिमिलर है टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे सिमिलर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, राइट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो फंडामेंटल राइट के सबऑर्डिनेट नहीं है एज पर दी अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ऑन 10 अप्रैल 2008, ठीक है। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, ठीक है। ओल्गा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तो एक चीज़ हो गया था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट का रोल क्या है, स्टेट का रोल है वेलफेयर करने का, ठीक है। कहाँ पे, सेंटर पे भी और स्टेट लेवल पे भी। स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर वर्सेस एनएम थॉमस एंड अदर्स 1975 केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है वो मस्ट बी इंटरप्रेटेड और कॉन्स्टिट्यूट इन हार्मोनी, साथ साथ, ठीक है। यानी कि दोनों को, इट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है वो साथ साथ चलेंगे, ठीक है। डीपीएसपी जो है लेजिस फेयर स्टेट के आइडिया के अगेंस्ट है। व्हाट इज लेजिस फेयर स्टेट, लीव इट अलोन, लीव इट अलोन। यानी जेपी उन्नी कृष्णन के केस में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, रेदर देन बीइंग एक्सकर्शंस ओनली। वेलफेयर ऑफ द पुअर, गरीबों का भला करने का जो जिम्मेदारी है वो कौन करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है। देन आई मैंशनड ऑलरेडी आर्टिकल 36 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर डीपीएसपी एंड इट इज़ एज सेम एज दैट ऑफ पार्ट 3, ठीक है। आई ऑलरेडी मैंशन। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 37, ठीक है। अब आर्टिकल 37 में देखो क्या कह रहा है कि पार्ट 4 में जो भी प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में, बट जो भी प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है गवर्नमेंट चलाने के लिए, टू रन द गवर्नमेंट। क्या समझ में आया आपको कि पार्ट 4 में जो भी प्रोविज़न है, ठीक है, दैट इज़ डीपीएसपी, वो जो है किसी भी कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज़ नॉन जस्टिसाइबल, बट जो प्रिंसिपल उसके अंदर लिखे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रन द गवर्नमेंट। ये ड्यूटी होगा स्टेट का, ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी होगी टू अप्लाई द प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉ। देखो एवरी टाइम दे आर मेकिंग अ लॉ दे हैव टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स मेंशन इन द डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का ख्याल सरकार रखेगा, ठीक है। यानी कि ये बात करता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसाइबल है येट फंडामेंटल है फॉर गवर्नेंस एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। किसकी ड्यूटी होगी, स्टेट की ड्यूटी होगी क्या करने की, टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ, ठीक है। डीपीएसपी प्रमोट करता है एक एगिलैटरियन ऑर्डर जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे बेस्ड है, ठीक है।
नाउ बार बार यहाँ पे वर्ड एक आता है सोशल सोशल सोशल, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल आर्टिकल 38 पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 38 यू नीड टू अंडरस्टैंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल, राइट। जो स्टेट है वो स्टैब्लिश करेगा वेलफेयर स्टेट में। सोशलिज्म जो है इसका मतलब होता है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन अ कंट्री। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका कम्युनिटी ओनरशिप, ठीक है। 1848 में कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड थे, फेडरिक करके, फेडरिक एंजेला, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन लोगों ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि फर्स्ट टाइम मतलब टेक्निकली इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हैव एंड हैव नॉट, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, ठीक है। एक वर्किंग क्लास और एक रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करता है, और वर्ल्ड जो है डिक्टेटर होना चाहिए प्रोलेटारियनिज्म का। सोशलिज्म में मेजर सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी जो होता है क्या होता है? नेशनलाइज। टेक्निकली आप अगर देखोगे कि बहुत सारे इकोनॉमी जो है वो नेशनलाइज्ड है। चाइना जो है पहले कम्युनिज्म फॉलो करती है, पर धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ गए। क्यूबा, वेनेजुएला, ये भी आजकल कम्युनिज्म फॉलो नहीं करते हैं। तो कम्युनिटी ओनरशिप जो है मैंडेट है, किस चीज़ के लिए मैंडेट है? सोशलिज्म के लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हो। टेक्निकली सोशलिज्म के लिए कम्युनिटी ओनरशिप इज़ मैंडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी रिसोर्स है वो कम्युनिटी में आप ओन करो, किसी एक इंडिविजुअल का ये नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डू वी प्रैक्टिस? हम किस तरीके के सोशलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं? हम बिलीव करते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस पे, ठीक है। वी बिलीव इन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशनरी सोशलिज्म? यू नो, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, वाइड स्प्रेड ब्लडशेड हुआ था, रातों रात तख्ता पलट दिया, ठीक है, फाइन। बट यू नो, हम भी चेंजेस चाहते हैं, हम भी अपनी कंट्री में चेंजेस चाहते हैं, बट हम इवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते हैं। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम बदलाव तो लाएंगे, बट कैसे लाएंगे? थ्रू द पावर ऑफ वोट लेके आएंगे, ठीक है। हम इक्वालिटी को मिनिमाइज करेंगे थ्रू द पावर ऑफ वोट, ठीक है। सो दैट्स वाई इन सिंपल टर्म्स और भी कुछ वर्ड्स है सोशलिज्म का जो हम फॉलो करते हैं। वी प्रैक्टिस फेवियन सोशलिज्म, द वर्ड कम्स फ्रॉम फेवियन। देन नेहरूवियन सोशलिज्म की हम बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की हम बात करते हैं, ठीक है। वेलफेयर स्टेट, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ वेलफेयर स्टेट? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल, ठीक है। कैसे सोशलिज्म हेल्प करता है वेलफेयरिज्म में? तो देखो, जैसे रेलवे में आप जाते हो तो यू नो गर्मी की छुट्टियों में स्पेशल अटेंशन दिया जाता है बच्चों के टिकट्स के ऊपर, यू नो कि थोड़ा एक्स्ट्रा जो है रिजर्वेशन टाइप का। एंड देन ओल्ड एज को यू नो कंसेशन प्रोवाइड करता है व्हेन यू आर यू नो बाइंग द टिकट्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट DDA जो है अनाउंस करता है, यू नो, एक और मेजर एग्जांपल है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जब भी DDA में फ्लैट्स आती है, लॉटरी स्कीम अवेलेबल करता है, और जिसका भी नाम लकी ड्रॉ में आता है उसको थोड़ा बहुत कंसेशंस मिलता है। इसके अलावा SC/ST का इनके पास अलग प्रोविज़न है। तो यानी कि वेलफेयर जो है कैपिटलिस्ट कंट्री में भी होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय? नाउ अभी आपने कई बार इतना वर्ड सुना होगा, रिट्रीट ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिट्रीट ऑफ स्टेट? कि स्टेट ने रिट्रीट कर लिया। स्टेट ने रिट्रीट कर लिया मतलब क्या है? कि स्टेट अलाउ कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को, है ना, टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसके बाद गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटाइज करेगा एस्पिरेशन ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी? एस्पिरेशन ऑफ। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी होगी? पुअर की एस्पिरेशन, यानी कि वो गरीब लोगों के भले के बारे में हमेशा सोचेगा, पुअर एस्पिरेशन, ठीक है। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है, याद रखना। हम कैसे इकोनॉमी है? हम एक मिक्स में इकोनॉमी है। हम जो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म फॉलो नहीं करते। हम बिलीव करते हैं स्यू जनरेशन, यानी हमारा खुद का एक टाइप का। स्यू जनरेस का मतलब होता है ऑफ आवर ओन, ठीक है। स्वी जनरेस मतलब ऑफ आवर ओन, ठीक है, ऑफ आवर ओन टाइप, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। स्टेट खास ध्यान रखेगा टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम। एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कई आर्टिकल्स में लिखा है कि इनइक्वालिटी इन इनकम कैन बी मिनिमाइज बट नॉट एलिमिनेटेड। आप वो खुद सोचो, एक बच्चा है जो UPSC के लिए दिन रात मेहनत करता है, ही क्वालिफाइज एन एग्जाम। एक बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, मस्त मारता है, यू नो, गेड़ी मार रहा है। अब गेड़ी मार रहा है, ठीक है,
तो क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है स्टेट से कि बिना कुछ किए उसको भी उतनी ही सैलरी मतलब मिले जितना उस यूपीएससी क्वालिफाइड बच्चे को मिल रहा है, ठीक है. विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही हैज़ क्लियर्ड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, द प्रेस्टिजियस सीसीई एग्जामिनेशन, एंड the other one is just chilling. So do you think it is good? तो no, it's not good, because inequality, that is why it is mentioned कि inequalities in income जो है हमेशा रहता है, ठीक है. गिनी कोएफिशिएंट इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे. गरीब हो या अमीर, ठीक है, इज़्ज़त बराबर होगी, सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो यानी एक चीज़ याद रखना, मैं क्या कहना चाह रही थी टेक्निकली, मैं ये कहना चाह रही थी कि इनइक्वालिटी को आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, स्टेट इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है. पर स्टेट कभी भी इनइक्वालिटी को एलिमिनेट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. सेकंड है कि कोई भी बंदा हो, गरीब हो या अमीर, इज़्ज़त बराबर की होगी, यानी कि इक्वालिटी इनइक्वालिटी स्टेटस में है तो उसको एलिमिनेट करना होगा. तो देयर कैन बी अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि इनइक्वालिटी विल बी एलिमिनेटेड बाय द स्टेट. नो, इनइक्वालिटी कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड. व्हाट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड इज इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, राइट. तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ वी आर गोइंग टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. शॉर्ट नोट्स में भी देख लेते हैं. तो मैंने आपको ऑलरेडी आर्टिकल 30 में सोशलिस्ट प्रिंसिपल बता दिया कि सोशलिज्म इन इंडिया वो डिफरेंट है, ठीक है. और इसको फेबियन सोशलिज्म कहा जाता है, जो कि फेबियन सोसाइटी के बाद नेम किया गया. इवोल्यूशनरी सोशलिज्म इसको आप कह सकते हो, ठीक है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आप कह सकते हो, यानी कि आप चेंज लाओगे थ्रू द पावर ऑफ वोट, और नेहरूवियन सोशलिज्म लेके आओगे, ठीक है. द काइंड ऑफ सोशलिज्म वी प्रमोट फेवर्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी. तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मिक्स इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं, यानी कि दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर साथ में कोएग्जिस्ट करेगा. सोशलिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है इंडियन इकोनॉमी ने अडॉप्ट किया था. अवधी सेशन में स्पेलिंग गलत हो गया, इट्स AVADI, अवधी सेशन, याद रखना, आबादी या, ठीक है, अवध सेशन नहीं है, अवधी सेशन, ठीक है. द रीट्रीट ऑफ द स्टेट पोस्ट लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद जो स्टेट ने रीट्रीट किया था उसके कारण लार्जर प्राइवेटाइजेशन हुआ प्राइवेट सेक्टर्स का, जिसने डाइल्यूट कर दिया सोशलिज्म को, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया. इनफैक्ट हम प्रैग्मेटिक सोशलिज्म में मूव किए. प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव सोशलिज्म में हम मूव कर गए हैं. ऑल वेलफेयर मैंडेट ऑफ इंडियन स्टेट इज़ नॉट गेटिंग डाइल्यूटेड, यानी जो भी वेलफेयर मैंडेट है इंडियन स्टेट का वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है. सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया हैज़ मल्टीपल रीजन्स, ठीक है. तो हमारे पास कैसा है, सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इसके कई सारे रीजन्स हैं, क्योंकि स्टेट के पास लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी है, ठीक है. आर्टिकल 38 स्टैब्लिश करता है वेलफेयर स्टेट एंड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. डॉक्टर अम्बेडकर ने ट्रिनिटी ऑफ स्पेशल, ठीक है, एम्फेसाइज किया था ट्रिनिटी के में ऊपर, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस एंड वन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द अदर टू. यानी ये कह रहा है कि आप पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है, बट विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस इट्स बिट नॉट पॉसिबल, ठीक है. या और सेकंड लास्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है, इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगी स्टेट, और एलिमिनेट करेगी इनइक्वालिटीज़ इन द स्टेटस, ठीक है. तो यहाँ तक हमने बात कर. सो इनइक्वालिटीज अमॉन्ग ग्रुप शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. अच्छा, इंडिविजुअल के बीच में इनइक्वालिटी नहीं, ग्रुप में भी अगर कुछ इनइक्वालिटीज़ है दैट शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड, ठीक है. गवर्नमेंट जो है लोन ले रही है टू हेल्प पुअर, ये भी पार्ट है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के बारे में सोच रही है. इंडिया जो है एक इंडिया के बारे में भी एक रिपोर्ट आया था विच टॉक्ड अबाउट कि इंडिया ने इट हैज़ लिफ्टेड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, जिसके कारण इंडिया का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी नज़र में अच्छा हो गया था इंडिया, ठीक है. नेक्स्ट है आर्टिकल 39. तो देखो यार, आपको एक चीज़ बताया था, आर्टिकल 31C, कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 39B एंड 39(6) को वायलेट कर रहा है, मतलब कोई भी लॉ जो बन रहा है, ठीक है, 39B को इम्प्लीमेंट करने के लिए और 39(6) को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर सकता है, राइट, इट कैन वायलेट. तो ये मैं और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी जब मैं आर्टिकल 31 में जाऊँगी. दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स है.
तो देखो बात यहाँ पे, आपको ये सब छोड़ दो, इग्नोर कर दो, आप इस पे फोकस करो कि आर्टिकल 39 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 39 जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, द गोल ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल वेयर इन द स्टेट शाल डायरेक्ट इज पॉलिसी टुवर्ड्स, कि किस तरीके से स्टेट अपना पॉलिसी जो है डायरेक्ट करेगा। सबसे पहले एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देगा, ठीक है। सेकंड, कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स शुड सर्व द कॉमन गुड, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, द इकोनॉमिक सिस्टम मस्ट नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपने सुना होगा, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, इकोनॉमिक नेसेसिटी मस्ट नॉट रिजल्ट इन अब्यूज ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन एंड वुमेन, ठीक है। नाउ इसमें आपको क्या समझ में आया, जो हेल्थ है एंड द स्ट्रेंथ है वर्कर का, ठीक है, और टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी अब्यूज्ड, यानी कि मासूमियत बचपन की, बच्चों की मासूमियत को अब्यूज़ नहीं कर सकते आप। अब्यूज़ का मतलब आप उससे ऐसा काम नहीं करवा सकते हो जो वो करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ओल्ड मैन है, उसको आपने लार्ज पाइल ऑफ वुड दे दिया कि आप जो है ये काम कीजिए, बेचारा वो खुद चल नहीं पा रहा है, तो और वो ये काम कर रहा है ड्यू टू पॉवर्टी, ठीक है। तो यानी कि जॉब कैसी होनी चाहिए, एज, मासूमियत, इन सब चीज़ों को देख के होनी चाहिए कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसकी डिग्निटी को अब्यूज़ ना करें, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39F 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये इंसर्ट किया गया था, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट freedom and dignity to children. It talks about children should not abandon their dignity. It talks about they should be protected against the exploitation. यानी कि overall development of children with freedom and dignity and protection against exploitation, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 39A इंसर्टेड टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये प्रमोट करता है ऑपरेशन ऑफ अ लीगल सिस्टम दैट फेवर्स जस्टिस एंड इकोनॉमी और अदर डिसेबिलिटी शुड नॉट कम इन वे ऑफ एक्सेसिंग जस्टिस। इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्री लीगल एड। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो बात ऐसी है, आर्टिकल 39A कैपिटल लेटर में, ठीक है। कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है, एक और चीज़ याद रखना, कई सारे आर्टिकल में आपने देखा होगा कैपिटल लेटर्स में ABC लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि ये अमेंड हुआ है, ठीक है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो नीचे में लिखा होता है नंबर 1 ऐसे करके, और नीचे लिखा होता है किस आर्टिकल के द्वारा इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है। तो कंट्री की न्याय अवस्था जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो जस्टिस प्रमोट करे, यानी कि हर कोई जो है उसके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए जस्टिस के लिए, ठीक है। नाउ हेयर कम्स, अच्छा ऐसी बात है तो बताओ हिंड्रेंसेस क्या होगा। जस्टिस तो सबको मिलता है, सब कोर्ट जा सकता है, बट देयर आर मेनी केसेस। गरीब लोगों को आज भी आप देखोगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पेंडिंग केसेस इन दी कोर्ट्स। तो ये आर्टिकल 39A टॉक करता है कि कंट्री की न्याय अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो जस्टिस प्रमोट करे, यानी हर कोई जो है उसको इक्वल एक्सेस मिले टू फॉर द जस्टिस। सो व्हाट आर द हिंड्रेंसेस? सी, पहला हिंड्रेंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज अ पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है। फॉर दैट वी ऑप्टेड ADR। अब पेंडेंसी ऑफ केसेस तो मैंने आपको बता दिया, पर पेंडेंसी ऑफ केसेस यानी केस हज़ारों केसेस जो पेंडिंग पड़ी है उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव ADR, वी हैव लोक अदालत, वी हैव फ्री लीगल एड्स, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ADR का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। यानी कि कन्वेंशनल कोर्ट क्या होता है, टेक्निकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कन्वेंशनल कोर्ट है। यानी कोर्ट कोई बोलेगा तो आपको दिमाग में यही आएगा, दिल्ली में 30,000 ही आता है, पटियाला कोर्ट आता है, तो ये सारे कन्वेंशनल कोर्ट्स हैं। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बट कन्वेंशनल कोर्ट के बाहर अगर डिस्प्यूट आप रिजॉल्व कर रहे हो तो वी कॉल इट ADR, राइट। तो देखो बात ऐसी है कि बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, किसी भी सिविलाइजेशन का बेस जगह क्या है, जस्टिस, ठीक है। और लॉ के कारण ही ऐसा है कि आपको कोई ट्रबल नहीं कर रहा है, ठीक है। पता चल गया आप सड़क पे चल रहे हो, कोई आपको जो है आप ऐसे ही छेड़ रहा है, कुछ परेशान कर रहा है। अब यहाँ पे टीजिंग में मैंने लड़की छेड़ने की बात नहीं की है, ठीक है। तो बिकॉज कुछ भी हो सकता है, आप बाहर जाओगे आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है, बट स्टिल आपको कोई ट्रबल नहीं कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल बहुत फनी सा देती हूँ, आप जो है
सड़क पे हो, मस्त बीच रोड में चल गए हो, फिर भी आपको कोई जेल में नहीं बंद कर रहा है उस चीज़ के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगा भाई रेड लाइट पे रोड क्रॉस कर, या कुछ भी है, ठीक है। पता चला ऐसा बोल दिया कि जो भी बंदा इस पूरी मतलब पर्टिकुलर, मान लो दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली में जो वाइट शर्ट पहन के मंडे को नहीं घूमेगा उसको अरेस्ट कर देंगे। ये ऐसी चीज़ें तो नहीं होगी ना हमारे साथ। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन जस्टिस है, और बिकॉज ऑफ लॉ नो वन इज ट्रबलिंग यू, ठीक है। बट देयर इज अ सिचुएशन वेयर इन अ पुअर मैन हैज़ नो एक्सेस ऑफ स्पीडी जस्टिस। गरीबों के पास भी है जस्टिस लेने का, वो भी कोर्ट जा सकते हैं, वो भी जेल जाते हैं गलती करने पे, ठीक है। बट स्पीडी जस्टिस मिलता है क्या यार? उनके केसेस ना जाने कितने सालों तक दबी रहती है। बस अगली कोर्ट का वो सनी देओल वाली बात हो जाती है, तारीख पे तारीख, ठीक है। सो बाय प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड वी कैन गिव देम द ऑप्शन कि उनको भी थोड़ी न्याय जल्दी मिल जाए, ठीक है। लीगल सर्विसेज जो है इस चीज़ के लिए जो है पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था LSA एक्ट, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, 1997 में। ग्राम न्यायालय DLSA, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, नलसा, देन DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्पीडी जस्टिस में हेल्प कर देता है। ये फ्री लीगल एड्स के हैं बेसिकली। तो टेक्निकली क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी कंडीशंस एंड क्राइटेरिया बताएंगे, आप इन सब जगहों पे LSA में, DLSA, NLSA में कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाएंगे तो वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद आपको वकील हायर करके देगा। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत से कंडीशंस हैं, आपको बेसिकली समझना है कि फ्री लीगल एड कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर लोक अदालत के बारे में आपने सुना होगा। लोक अदालत बेसिकली एमिकेबल सेटलमेंट्स, यानी कि एमिकेबल मेच्योरिटी के साथ टेक्निकली क्या होता है कि जितने भी सोशल वर्कर, रिटायर्ड जजेस हैं, ठीक है, ये इन सब केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्रेंडली मैनर में। और जो भी लोक अदालत जजमेंट देता है, अब याद रखना लोक अदालत जो भी बोलता है वो जजमेंट नहीं होता है, इट्स अ अवार्ड। लोक अदालत अगर हाई कोर्ट दे रहा है तो वो क्या दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट। बट अगर लोक अदालत दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अवार्ड दे रहा है। यहाँ पे ट्रॉफी वाला अवार्ड नहीं है, ठीक है। यानी सेंटेंस किया, जेल सेंटेंस किया तो हम क्या बोलेंगे? अवार्डिंग कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है। नहीं, मर्डर के केसेस लोक अदालत नहीं लेता। अवार्डिंग सेंटेंस ऑफ 10 days। तो ये सब चीज़ें क्या है? लोक अदालत अवार्ड देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग बैठते हैं फ्रेंडली मैनर में, जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो भी लोक अदालत अवार्ड देता है वो क्या होता है? फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, ठीक है। लोक अदालत जो है सिविल केस ही लेता है टेक्निकली। क्रिमिनल केसेस में टेक्निकली चेक बाउंसेस के केसेस लेता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। लोक अदालत अवार्ड जो है उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। वॉट एवर द अवार्ड इज़ गिवन बाय द लोक अदालत, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लोक अदालत ने अभी कई बार आपने सुना होगा, लोक अदालत ने किया 50,000 केस उसका निपटारा, यानी पेंडिंग केसेस को देखो कितनी जल्दी जल्दी लोग छोटे छोटे केसेस को निकाल रहा है। यानी टेक्निकली ये कर क्या रहा है? ये कन्वेक्शनल कोर्ट के बर्डन को कम कर रहा है, कन्वेक्शनल कोर्ट के बर्डन को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब आपको आई गेस आर्टिकल 39 और ये समझने में और आसानी होगी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये इंसर्ट हुआ था। ये लीगल सिस्टम प्रमोट करता है, ठीक है, ताकि जस्टिस मिले एंड इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी के कारण, यानी पैसों के कारण या किसी और डिसेबिलिटी के कारण जो है जस्टिस मिलने में उनको कोई दिक्कत ना हो, यानी कि ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है अदर डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? अदर डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि देयर आर मेनी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैक्सिमम केसेस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से आता है, बिकॉज ज्योग्राफी कैन ऑल्सो बी अ हिंड्रेंस इन एक्सेस ऑफ जस्टिस। और उसके अलावा फ्री लीगल एड में ग्राम न्यायालय के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। तो और कहीं कहीं आपने सुना होगा कि जजेस जो है वो गांव में जाते हैं और छोटे छोटे केसेस को सॉल्व करते हैं, जिसको वी कॉल इट मोबाइल कोर्ट, ठीक है। यानी ये सिविल और क्रिमिनल केसेस लेते हैं जो ग्राम न्यायालय के एक्ट्स अंडर आर्टिकल सेक्शन 1 और 2 में मेंशन्ड है, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 39A के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल 41।
ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, राइट। सो आर्टिकल 41 देखो क्या कह रहा है। देखो पार्लियामेंट के पास पावर होता है प्रीएम्बल को अमेंड करने का, ठीक है, पर ऐसा कभी कर नहीं सकता, ठीक है। तो एक ऐसे ही अचानक माइंड में ख्याल आया तो मैंने बता दिया। हम बात करते हैं। देखो 2 तरीके की लिबर्टी होती है। नेगेटिव लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। पॉजिटिव लिबर्टी यानी स्टेट आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स लेगा, ठीक है। देन उसके बाद लिबर्टी रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्रीडम होता है अंडर आर्टिकल 39A। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 41। थोड़ा सा मैं बीच बीच में मेरे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आई जस्ट टेल। सो आर्टिकल 41 क्या होता है? स्टेट विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी शैल मेक प्रोविजंस फॉर द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड अदर अनडिजर्व्ड वांट, ठीक है। तो पहले इस पैराग्राफ को समझते हैं। तो टेक्निकली ये कहना क्या चाह रहा है कि स्टेट जो है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखते हुए, ठीक है, इफेक्टिव प्रोविजंस बनाएगा राइट टू वर्क के लिए। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया उन्होंने, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना बनाया, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, इट वाज अ एग्जीक्यूटरी स्कीम, ठीक है। अब यू विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी स्कीम्स एंड एग्जीक्यूटरी स्कीम्स। तो देखो यार, एग्जीक्यूटरी स्कीम्स जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ऑल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, बट स्टैट्यूटरी राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही ऑल्टर कर सकता है। अनएम्प्लॉयड क्या होता है? एबल है, ठीक है, काम करना चाहता है पर काम नहीं है, ठीक है। यानी मैं और तुम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पूछो अनएम्प्लॉयड नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं, राइट। हम पढ़ के कुछ बन के काम करना चाहते हैं, बट ये उनके लिए होता है कि जो काम कर सकते हैं पर उनके पास काम नहीं है, उसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, ठीक है। अनडिजर्व्ड वांट, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया, इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल कॉजेस, जाने मान लो तुम कोई एक उंगली के साथ पैदा हुआ, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई आपदा, कोई डिजास्टरस सिचुएशन आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, उसमें आपने कुछ नहीं किया है, वो आपके साथ हो गया है, तो स्टेट जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है वो बेसिकली टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कैपेसिटी कुछ खास नहीं थी, ठीक है। Now growth, remember, it's a quantitative aspect and development is a qualitative aspect. These all topics we will study in economics. तो ये मैंने आपको बता दिया, मनरेगा इनैक्ट किया था, ठीक है, जिसमें 100 days ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क दिया जाता है। ओल्ड एज को पेंशन स्कीम बनाया गया उनके लिए। सिकनेस जो है पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल के द्वारा डील किया जा रहा है, ओके। सो ये था आर्टिकल 41। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया है या। सो आर्टिकल 42 क्या है? स्टेट जो है ऐसा वर्क कंडीशन बनाएगा जो जस्ट एंड फेयर हो, ठीक है, जो जस्ट एंड ह्यूमेन हो। कंडीशन ऑफ वर्क एंड प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट दिया, ठीक है, या आप यहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन वर्क प्रोवाइड करने से क्या समझो? मान लो कि तुम्हें 1 बजे सुबह बुलाता है और 11 बजे तक तुमसे काम करता है और बदले में तुम्हें एक पार्ले जी बिस्किट देगा, तो ये क्या है? दिस इज नॉट नीदर जस्ट नॉर ह्यूमन। तो स्टेट विल मेक सच अ लॉ, सच अ वर्क एनवायरमेंट, सच अ वर्क कंडीशन वेयर इन वट एवर दे आर गिविंग, so it should be whatever work condition they are giving, they should be just and human, ठीक है। कंडीशन ऑफ वर्क एंड प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। द पार्लियामेंट इनैक्टेड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इन 1961, जो कि बाद में अभी रिसेंट में अमेंड हुआ था, और मैटरनिटी बेनिफिट जो है 12 से 26 वीक्स में इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 43, ओके। सो आर्टिकल 43 का क्या है कि स्टेट जो है ट्राई करेगा टू सिक्योर लिविंग वेज। The state shall make provisions for securing a living wage and a decent standard of life, promote cottage industries. Now, what is the meaning of saying living wage? Living wage का मतलब होता है एक ऐसा wage, ठीक है, एक ऐसा minimum wage. What is living wage? एक ऐसा wage, ठीक है, एक ऐसा wage जो आपको क्या देगा है? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने का हक देगा है, कि आप नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन में अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि डाउन टू डस्ट तुमने काम किया और तुम्हें पार्ले जी पकड़ा दिया, दिस इज अनलिविंग वेज, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, एवरी इकोनॉमी हैज़ अ स्पेशलाइजेशन। सो कॉटेज, दूसरा वर्ड क्या था? कॉटेज, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज? बेसिकली दीज आर स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जनरली फैमिली मेम्बर्स के द्वारा रन किया जाता है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज।
जो स्टेट है वो एफर्ट लेगा लेजिस्लेशन यानी लॉ बना के, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट आया था कि इतनी तो कम से कम वेज होनी ही चाहिए, ठीक है। वेज एंड सैलरी के बीच में क्या है, वेज डेली वर्कर्स को मिलता है टेक्निकली, जिसको आप कहते हो दिहाड़ी, एंड सैलरी मंथली बेसिस पे आपको मिलता है। आर्टिकल 43A की हम बात करते हैं, देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ठीक है, एडेड टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। बट उससे पहले आपको जानना है कि आर्टिकल 43A कहाँ से आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। स्टेट स्टेप्स लेगा सुटेबल लेजिस्लेशन से, यानी लॉ बना के, ताकि वो वर्कर के पार्टिसिपेशन को सिक्योर करे, ठीक है, इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। यानी स्टेट के लिए तो देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ओके, एंड वाई इट इज़ एडेड टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, ठीक है। दिस में एडेड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास एंड सिक्योर देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। ये प्रोवाइड करता है इंक्लूसिव वर्क स्पेस, एक ऐसा वर्क स्पेस जहाँ पे मैनेजमेंट जो है सेंसिटिव होगा और वर्किंग क्लास के एस्पिरेशन के बारे में उसको पता होगा। स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा और पब्लिक हेल्थ को भी बढ़ाएगा। पब्लिक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखना, ठीक है। हालांकि सेंटर में के पास भी कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं विद रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 47 और गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। वी आर डन विद दिस टॉपिक राइट नाउ, बट अभी DPSP ख़त्म नहीं हुआ, दिस इज़ जस्ट पार्ट 1 ऑफ DPSP इन जनरल आई कैन से, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द एफर्ट्स एंड द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड, यू मे जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।